हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1971 में आई ब्रिटिश हॉरर एंथोलॉजी फिल्म द हाउस दैट ड्रिप ब्लड, जिसे डायरेक्ट किया है पीटर डफल ने और इसके राइटर हैं रॉबर्ट ब्लॉच, जिन्हें जाना जाता है साइको के लिए। ये एक एमिकस एंथोलॉजी है, और अगर आप एमिकस के बारे में नहीं जानते तो बता दूं कि ये वही कंपनी है जिसने टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट मूवी बनाई थी, और वो मूवी इस मूवी के 1 साल बाद ही आई थी। एमिकस ने सिर्फ 7 एंथोलॉजीज बनाई हैं, जिनमें से 4 मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और बाकी 3 मैंने काफी पहले प्रॉमिस की थी, लेकिन अब जाकर ये आपके सामने आ रही हैं ऑलमोस्ट 1 साल बाद। खैर, आप उन चारों वीडियोस को भी देख लेना, वो भी मस्ट वॉच हैं, और ये वीडियो भी एंड तक जरूर देखना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं इंस्पेक्टर हॉलोवे को, जो कि शहर से टाउन में आए हैं पॉल हेंडरसन नाम के एक्टर को ढूंढने के लिए। एक फिल्म की शूटिंग के चलते पॉल ने यहाँ एक घर किराए पर लिया था, और कुछ टाइम बाद ही अचानक वो गायब हो गया। उसका कोई अता पता नहीं है, इसलिए हॉलोवे को यहाँ भेजा गया। वो मिलता है सार्जेंट मार्टिन से, क्योंकि वो इसकी हेल्प करेगा। वो मार्टिन से पॉल के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो बता रहा था उस घर के बारे में। वो कहता है कि ये पहली बार नहीं है जब उस घर में रहने वाले के साथ कुछ बुरा हुआ हो। उस घर की एक हिस्ट्री है। अब यहाँ वो हिस्ट्री बताएगा जो हमारी स्टोरीज बनेंगी। तो पहली स्टोरी का नाम है मेथड फॉर मर्डर। 2 साल पहले चार्ल्स नाम का राइटर अपनी वाइफ एलिस के साथ उस घर में रहने आया था। चार्ल्स हॉरर स्टोरीज लिखता है, और एक नई नॉवल लिखने के लिए वो यहाँ पर आया है। उसकी नई बुक फोकस करेगी डोमिनिक पर, जो कि एक साइको किलर है। वो पागल खाने से भागा है और बड़ी बेरहमी से वो लोगों को मारता है। चार्ल्स पूरे जी जान से स्टोरी लिख रहा था। दिन रात का उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो पूरी तरह डोमिनिक के अंदर घुस चुका था, इतना कि अब डोमिनिक उसे दिखाई दे रहा है। उसे डर है कि कहीं उसकी कल्पना सच तो नहीं हो गई, क्योंकि जो पिक्चर उसने डोमिनिक की बनाई थी वो भी गायब है। इससे वो काफी परेशान हो गया था, और वो स्टोरी पर जरा भी फोकस नहीं कर पा रहा। अगली सुबह वो देखता है कि जो पिक्चर कल रात गायब हो गई थी, अचानक वो कहीं से वापस आ गई। लेकिन अब उसे वो चाहिए ही नहीं, इसलिए वो खुद ही उसे नहर में फेंक देता है, और अब जाकर उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। लेकिन तभी उसे उठा लेता है डोमिनिक। अब वो उसे दिन में भी दिख रहा है, और उसकी स्माइल देखकर तो चार्ल्स को हार्ट अटैक आ रहा था। ये बात वो जाकर एलिस को बताता है, और वो कहते हैं कि हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन चार्ल्स इसके लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि उसे बुक पूरी करनी है। लेकिन लगता है कि इस चक्कर में वो पागल हो जाएगा, क्योंकि अब डोमिनिक उसे दिन रात स्टॉक कर रहा है। रात को वो उसे साफ दिखाई दे रहा था, और एलिस भी उसके साथ ही थी, लेकिन एलिस को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब लिमिट पार हो चुकी है, इसलिए वो जाता है डॉक्टर एंड्रूज के पास और उसे सब कुछ बता देता है। डॉक्टर से कहता है कि डोमिनिक तुम्हारी एक पर्सनैलिटी है, जो कि तुमने ही बनाई है, हद से ज्यादा उसके अंदर घुसकर। अब तुम्हारा बनाया कैरेक्टर तुम्हारे ऊपर ही हावी हो रहा है। चार्ल्स ये बात एलिस को भी बता देता है, क्योंकि ये काफी लॉजिकल लग रही थी। वो चार्ल्स के लिए चाय बनाने जाती है, तो वो देखता है कि डोमिनिक उसका गला घोटकर उसे मार रहा है। वो जल्दी से उसके पास जाता है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो तो उल्टा उसी से डरी हुई थी। चार्ल्स कहता है कि डोमिनिक तुम्हें मार रहा था, लेकिन एलिस कहती है कि वो डोमिनिक नहीं बल्कि तुम थे, यानी कि डॉक्टर ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। अब चार्ल्स भी काफी परेशान है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एलिस की जान को खतरा है, वो भी उसी से। वो सीधा जाता है डॉक्टर के पास, और अभी डॉक्टर से समझा ही रहा था कि तभी डोमिनिक आकर डॉक्टर को जान से मार देता है, और चार्ल्स को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इधर एलिस घर में उसका वेट कर रही है, लेकिन उससे पहले डोमिनिक वहां पर पहुंच गया। वो एलिस के पास जाता है, और यहाँ में पता चलता है कि वो डोमिनिक नहीं बल्कि रिचर्ड है, एलिस का बॉयफ्रेंड। ये सब इनका प्लान था। अब चार्ल्स के पैसों से ये दोनों ऐश करेंगे। डॉक्टर के साथ साथ वो चार्ल्स को भी मार आया, लेकिन चार्ल्स को मारना इनके प्लान का हिस्सा नहीं था। प्लान था चार्ल्स को पागल साबित करना, ताकि वो डॉक्टर के मर्डर के केस में फंस जाए, लेकिन ये उसे भी मार आया, और अब पुलिस ढूंढेगी किलर को। एलिस कहती है कि तुमने क्या किया रिचर्ड? तब वो कहता है कि कौन रिचर्ड? मैं किसी रिचर्ड को नहीं जानता, मेरा नाम है डोमिनिक। और ये कहते हुए एलिस को भी जान से मार देता है। और ये थी पूरी स्टोरी, यानी कि चार्ल्स के बजाय डोमिनिक रिचर्ड के ऊपर हावी हो गया। रिचर्ड एक एक्टर था, और वो इस रोल में कुछ ज्यादा ही घुस गया था। दिन रात स्टॉकिंग करके और किलर का माइंडसेट जानकर उसके अंदर ही पर्सनैलिटी बन गई, जैसा कि डॉक्टर ने कहा था। तो ये हुआ था 2 साल पहले। मार्टिन कहता है कि ये उस घर का असर था, लेकिन हॉलोवे को ये कहानी बकवास लग रही है। तो वो कहता है कि कुछ टाइम बाद ही वहाँ कोई और रहने आया था। यहाँ शुरू होती है सेकंड स्टोरी, जिसका नाम है वैक्स वर्क्स। रिटायर्ड स्टॉक ब्रोकर फिलिप ग्रेसन वहाँ पर आया था, जिसका रोल किया है पीटर कुशिंग ने। शहर से दूर वो आया है शांति के लिए। ज्यादातर टाइम वो खुद को अपनी हॉबीज में बिजी रखता, लेकिन आखिर में वो अकेलेपन से तंग आ गया था। एक दिन जब वो टाउन में घूम रहा था, तब उसकी नजर पड़ती है एक वैक्स म्यूजियम पर। वो अंदर जाता है, और वहाँ पर ढेर सारे स्टैचूज थे, जैसे कि वुल्फमैन और क्रिस्टोफर ली का ड्रैकुला, जिन्हें आप आगे देखोगे। खैर, सबसे मेन वहाँ पर एक लड़की का स्टैचू था, जिसके हाथों में एक आदमी का सर था।
फिलिप उसके सामने चिपक जाता है क्योंकि उसकी शक्ल उस लड़की से मिल रही थी जिसे वो कभी प्यार करता था। इसके अलावा उसके फेस पर एक अलग ही ग्लो था। ऐसा लग रहा है जैसे कि सच में वहाँ कोई लड़की है। फिलिप तो उसे देखे जा रहा था। तभी वहाँ का मालिक मॉरिस उसके पास आता है और वो बताता है कि इतनी सुंदर इसलिए है क्योंकि ये बेस्ड है मेरी वाइफ पर, जो कि अब जिंदा नहीं है। उसकी वाइफ ने उसके फ्रेंड को मार दिया था, इसलिए उसे भी डेथ पेनल्टी मिली। वो अपनी वाइफ की ब्यूटी को संभाल के रखना चाहता था, इसलिए उसने ये स्टैचू बनाया और उसकी तरफ भी उतने ही लोग अट्रैक्ट होते हैं जितने कि उसकी वाइफ की तरफ होते थे। पहले भी सब उसे घूरते थे और आज भी घूरते हैं। खैर ये सब फिलिप को काफी अजीब लगता है, इसलिए वो तो वहां से निकल जाता है और उसने कसम खा ली थी कि अब वो दोबारा वहां पर नहीं जाएगा। लेकिन अब उसे बस वही स्टैचू दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो वो इसे खींच रहा हो। खैर उसका दोस्त नेविल उससे मिलने आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे और वो दोनों में से किसी को भी नहीं मिली। खैर वो सब पास था। अगले दिन वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं, तब नेविल का ध्यान जाता है उस म्यूजियम पर। फिलिप उसे काफी रोकता है, लेकिन वो अंदर पहुंच जाता है और उसके पीछे फिलिप भी। उस स्टैचू को देखकर वो भी फ्रीज हो गया था क्योंकि वो स्टैचू एकदम जिंदा लगता है, प्लस उसका फेस इन्हें किसी की याद दिलाता है। नेविल उसकी तारीफ कर रहा था जिसे सुन रहा था मॉरिस। खैर अगले दिन वो चल देता है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि जब फिलिप ना चाहते हुए भी म्यूजियम में जाता है तो नेविल उसे वहीं पर मिलता है। असल में ये दोनों ही स्टैचू की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई भी ये बात एडमिट नहीं कर रहा। नेविल बिना कोई बात के ही वहां से चला जाता है और फिलिप को ये बर्ताव को समझ नहीं आता। लेकिन घर पहुंचकर वो देखता है कि नेविल वहीं पर था। वो फिलिप से माफी मांगता है और यहाँ वो दोनों ही एडमिट कर लेते हैं कि असल में चल क्या रहा है। उन्हें वो स्टैचू पसंद आ रहा है, इसलिए वो दोनों ही डिसाइड करते हैं कि उनमें से कोई भी दोबारा वहां पर नहीं जाएगा। अब नेविल वापस चल देता है और फिलिप भी आराम से बैठ गया था। लेकिन अगले ही दिन नेविल फोन करके ये कहता है कि वो भी टाउन में है, वो एक होटल में है। उसने काफी कोशिश की जाने की, लेकिन वो नहीं जा पाया। वो म्यूजियम उसे खींच रहा है और उसे वहां जाना ही पड़ेगा। फिलिप कहता है कि वहीं पर रहना, मैं आ रहा हूँ। लेकिन जब तक वो होटल पहुंचता है नेविल वहां से जा चुका था। वो जल्दी से जाता है म्यूजियम में और नेविल वहीं पर था, लेकिन साबुत नहीं। उसका सर था स्टैचू के हाथ में। ये देखकर फिलिप की भी सांसें रुक गई थी और उसे बिल्कुल खत्म करने वहां पहुंच जाता है मॉरिस। वो बताता है कि उसके फ्रेंड को उसकी वाइफ ने नहीं बल्कि खुद उसी ने मारा था और फंसा दिया उसने अपनी वाइफ को। जब उसकी वाइफ की डेड बॉडी उसे मिली तो उसकी ब्यूटी को संभाल के रखने के लिए उसने बॉडी को वैक्स से कवर करके उसका स्टैचू बनाया ताकि वो हमेशा के लिए उसकी हो जाए। लेकिन मरने के बाद भी और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहे और जिसे भी वो अपनी तरफ खींचती मॉरिस उसे मारकर उसका सर उसके हाथ में रख देता। नेविल के साथ भी यही हुआ और अब फिलिप के साथ भी यही होगा। अगले दिन वहाँ एक और लड़का आता है और वो भी स्टैचू से अट्रैक्ट हो गया था, लेकिन इस बार उसके हाथ में है फिलिप का सर। ये थी पूरी स्टोरी। वो स्टैचू रियल इसलिए लग रहा था क्योंकि इसके अंदर रियल लड़की थी, यानी कि एफर्ट रियल दिखाने में नहीं बल्कि रियल छुपाने में लगे थे। अब हॉलोवे सबसे पक गया था, इसलिए वो पहुंच जाता है मिस्टर स्टोकर के पास, जो कि एस्टेट एजेंट है और ये उस घर को बेचता है। स्टोकर कहता है कि मैंने उन सबको उस घर के बारे में वार्न किया था। हॉलोवे कहता है कि मुझे ये बताओ कि पॉल हेंडरसन से पहले उस घर में कौन रह रहा था। यहाँ शुरू होती है थर्ड स्टोरी, जिसका नाम है स्वीट्स टू द स्वीट। उस घर में आया था जॉन रीड, जिसका रोल किया है क्रिस्टोफर ली ने, और साथ में उसकी बेटी जेन। हम देखते हैं कि जेन को आग से डर लगता है। जॉन भी काफी अजीब है, वो जेन को काफी हार्शली ट्रीट करता है। वो उस स्कूल भी नहीं भेजता। जेन को पढ़ाने के लिए वो एन नाम के एक टीचर को हायर करता है, जो कि घर आकर ही उसे पढ़ाएगी। वो जेन से बात करती है, लेकिन जेन काफी चुप रहती थी। एन उससे पूछती है कि प्रॉब्लम क्या है, तब वो कहती है कि फायर। उसके हाव भाव देखकर एन को लगता है कि शायद जॉन ने उसे फायर से टॉर्चर किया होगा, तभी वो डरती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब एन उसका डर दूर कर रही थी और वो इसमें कामयाब हो जाती है। कुछ ही दिनों में उन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि एन उसे घुमा रही थी, साथ में उसे पढ़ना भी सिखा रही थी। जॉन ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, बल्कि ना तो वो उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने देता था और ना ही किसी खिलौने के साथ। जेन के पास एक भी खिलौना नहीं है, क्योंकि उसके डैड को ये सब पसंद नहीं। खैर अब जेन को फायर से डर नहीं लगता, बल्कि वो कहती है कि मैं इसमें शेफ देखती हूँ। वो कहती है कि कई बार तो मुझे मॉम भी दिखती है। एन इस बारे में जॉन से बात करती है तो वो कहता है कि उसकी मॉम तो तभी मर गई थी जब वो एक बेबी थी। उसने कभी अपनी मॉम को देखा ही नहीं और ना ही उनके घर में उसकी कोई फोटो है। एन कहती है कि जेन की प्रॉब्लम है अकेलापन। वो पूछती है कि क्या मैं उसे प्लेग्राउंड में ले जा सकती हूँ जहाँ वो और बच्चों के साथ खेल पाएगी, लेकिन जॉन उसे मना कर देता है। अब ये बात तो उसने मानी नहीं, इसलिए एन कुछ टॉयज ले आती है जिनसे जेन खेल सके। वो एक डॉल भी लाई थी जिसे देखकर जेन काफी खुश थी, लेकिन जॉन उसे छीन कर आग में फेंक देता है और इसका काफी बुरा इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ा था। एन को भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बर्ताव है, इतनी क्रूरटी किस लिए। वो पूछती है कि अपनी वाइफ की डेथ के लिए क्या तुम जेन को दोषी मानते हो, तो वो कहता है कि नहीं, मैं काफी खुश था जब वो मरी थी। ये सुनकर तो एन भी सोच में पड़ गई थी। खैर हम देखते हैं कि आधी रात को जेन उठ गई थी एक किताब पढ़ने के लिए। उसे रीडिंग में काफी इंटरेस्ट आ रहा है और उसकी बढ़ती नॉलेज देखकर एन भी हैरान है, क्योंकि वो पढ़ रही है विचक्राफ्ट। एन भी सब समझ गई थी। वो जॉन से बात करती है क्योंकि वो समझ गई थी कि जेन तो डरी हुई है ही, लेकिन उससे ज्यादा डरा हुआ है उसका फादर। और यहाँ क्रिस्टोफर ली पढ़ रहे हैं अपनी फेवरेट बुक द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स।
30 साल बाद इन्होंने सारुमन का रोल किया द लॉर्ड ऑफ द रिंग ट्रायलॉजी में। खैर तभी अचानक पावर ऑफ हो जाती है। जॉन कैंडल्स लेने जाता है और वो देखता है कि काफी सारी कैंडल्स गायब हैं। इसके बारे में वो जेन से पूछता है और जब वो कोई जवाब नहीं देती तो वो सीधा उसे थप्पड़ मार देता है। एन भी उसे क्या ही कहती। खैर हम देखते हैं कि अगले दिन जेन अपने डैड के बाल जमा कर रही थी और उसी दिन अचानक जॉन के हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो दर्द कर रही थी जेन। एन के आने से वो रुक जाती है और तब जाकर जॉन को सुकून मिलता है, लेकिन रात को अचानक उसकी जान जाने लगी थी। डॉक्टर आकर उसे चेक करता है तो सब कुछ ठीक था, लेकिन डॉक्टर के जाते ही जॉन एन को बताता है कि ये सब क्यों हो रहा है। वो कहता है कि मैं जेन से डरता हूँ, जैसे मैं उसकी मॉम से डरता था, क्योंकि वो भी एक विच थी और जेन भी एक विच है। इसलिए वो उसे लोगों से दूर रखता है ताकि वो किसी को हार्म ना करे। वो कहता है कि जो कैंडल्स गायब थी वो जेन ने ही ली थी। जेन ने उनकी एक डॉल बनाई है जिसके थ्रू वो मुझे टॉर्चर कर रही है। वो कहता है कि जल्दी उस डॉल को ढूंढो नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। एन जाकर जेन से वो डॉल मांगती है, लेकिन जेन उस डॉल को आग में फेंक देती है, जिससे जॉन भी जलने लगा था। वो चिल्लाते हुए मर जाता है। एन शॉक थी और जेन हंस रही थी। ये थी पूरी स्टोरी। तो यही वजह थी सारी पाबंदियों की, यानी कि असल में जॉन अच्छा आदमी था। वो अपनी बेटी को पालना चाहता था, भले ही वो एक विच थी। इसलिए वो शहर से इतनी दूर यहाँ रहने आया ताकि जेन सबसे दूर रहे, और आपने देख लिया कि उससे दूर रहना ही ठीक है। इसे आप अपने पेरेंट्स से भी रिलेट कर सकते हो। भले ही वो आपको क्रूर लगे, लेकिन वो आपकी भलाई चाहते हैं। जैसे कि एन को ये दिख गया कि जेन को उसके डैड ने टॉयज नहीं दिलाए, लेकिन उसे ये नहीं दिखा कि जेन के लिए वो सब कुछ बेचकर यहाँ आ गया। क्या स्टोकर कहता है कि ये भी उस हाउस की वजह से हुआ। हॉलोवे कहता है कि ये तो सबसे बकवास कहानी थी, तुम्हें क्या लगता है मैं इस पर यकीन कर लूंगा। तब वो उसे पॉल के बारे में बताता है और फोर्थ स्टोरी का नाम है द क्लोक। पॉल अपनी गर्लफ्रेंड कार्ला के साथ उस घर में आया था क्योंकि वो एक वैम्पायर फिल्म में काम कर रहा था जो कि पास में शूट हो रही थी। पॉल हॉरर जॉनरा का काफी बड़ा फैन है, बिल्कुल हमारी तरह। अगले दिन जब वो सेट पर जाता है तो सेट की हालत देखकर वो काफी नाखुश था। वो कहता है कि आजकल की मूवीज में वो बात नहीं जो फ्रैंकेनस्टाइन, फैंटम ऑफ द ओपेरा और ड्रैकुला में थी, और ड्रैकुला भी बेला लुगोसी वाली, ना कि वो जिसमें वो नया लड़का है। और नए लड़के से इसका मतलब है क्रिस्टोफर ली, जिन्हें आप पिछली स्टोरी में भी देख चुके हो, और सेकंड स्टोरी में उनके ड्रैकुला का स्टैचू भी। आप सुनकर हैरान होंगे, लेकिन क्रिस्टोफर ली 10 बार ड्रैकुला का रोल कर चुके हैं और उनका ड्रैकुला आप सबने देखा ही होगा। खैर पॉल अपनी वैम्पायर कॉस्ट्यूम से भी खुश नहीं था, स्पेशली अपने क्लोक से, इसलिए वो खुद एक क्लोक खरीदने जाता है। वो पहुंचा था वॉन हार्टमैन की एंटिक शॉप पर, जहां से एक अच्छा सा क्लोक मिल जाता है, वो भी बड़े सस्ते में। अगले दिन जब सेट पर वो उस क्लोक को पहनता है तो कुछ अजीब होता है। मिरर में से उसकी रिफ्लेक्शन गायब हो गई थी। वो खुद भी हैरान था। कुछ देर बाद जब वो कार्ला का खून पीने वाला सीन शूट कर रहा था तो वो सच में उसके अंदर दांत गड़ाने लगता है। कट बोलने के बाद भी वो नहीं रुकता। तब डायरेक्टर उसे रोकता है और सबसे कार्ला भी काफी गुस्सा हो गई थी। वो वैम्पायर्स के बारे में कई किताबें पढ़ता है क्योंकि वो समझ गया था कि वो क्लोक एक असली वैम्पायर का है, और उसे पहनते ही वो खुद भी एक वैम्पायर बन जाता है। रात को 12 बजे वो उसे ट्राई करता है। उसे पहनते उसके फैंक्स बाहर आ गए थे और वो हवा में उड़ पा रहा था। अगले दिन वो कार्ला से माफी मांगने के लिए उसे डिनर पर बुलाता है। तब उसे पता चलता है कि वॉन हार्टमैन की शॉप जल गई और शॉप के साथ वो भी। यहाँ वो समझ जाता है कि वॉन एक वैम्पायर था और उसने अपनी ही क्लोक उसे पास कर दी ताकि वो फ्री हो सके, और अब पॉल को ही बार उठाना पड़ेगा। इसके बारे में वो कार्ला को बताता है, लेकिन वो यकीन नहीं करती। तब प्रूव करने के लिए पॉल उसे पहनता है और 12 भी बज गए थे, लेकिन इस बार ना तो उसके फैंक्स निकले और ना ही वो उड़ पा रहा है। यहाँ उसका अच्छा खासा मजाक बन गया, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि एक क्लोक उसका है ही नहीं, ये नकली है क्योंकि असली है कार्ला के पास। वो उस क्लोक को पहन लेती है और पॉल डर रहा था कि अब वो एक वैम्पायर बन जाएगी, लेकिन वो रिवील करती है कि वो पहले से एक वैम्पायर है। वो बताती है कि वैम्पायर्स को पॉल की मूवीज काफी पसंद आती हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि पॉल सच में एक वैम्पायर बन जाए, और इस काम को पूरा करेगी कार्ला। वो उड़कर उसके पास जाती है और उसे भी एक वैम्पायर में बदल देती है। ये हुआ था पॉल के साथ। कुछ इस तरह वो गायब हुआ, लेकिन हॉलोवे को कौन समझाए। उसे एक भी कहानी पर यकीन नहीं, इसलिए वो आधी रात को खुद उस घर में पहुंच जाता है। घर में एकदम अंधेरा था। कैंडल्स लेकर वो चेक कर रहा था और ऐसे ही वो पहुंच जाता है बेसमेंट में, जहां उसे पॉल मिलता है जो कि पूरी तरह एक वैम्पायर बन चुका था। पॉल उस पर अटैक करता है, लेकिन हॉलोवे उसे क्लासिक वे में ही मार देता है। लेकिन यहाँ उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई क्योंकि कार्ला भी वहीं पर है और वो उसे मार देती है। अगली सुबह स्टोकर वहां पहुंचता है और हमसे पूछता है कि क्या हम उस घर का सीक्रेट समझ पाए। असल में वो घर बुरा नहीं, वो उसमें रहने वाले की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। जो जैसा होगा वो घर उसे वैसे ही ट्रीट करेगा। सही आदमी को डरने की जरूरत नहीं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अब बात कर लेते हैं स्टोरी से मिलने वाली सीख के बारे में। पहली स्टोरी में बताया गया कि जैसा कोई कह दे वैसा ही नहीं मान लेना चाहिए। सेकंड स्टोरी में क्या बताया गया वो तो आप जानते ही हो, लेकिन साथ में ये भी बताया गया कि अकेलापन किसी प्रॉब्लम का इलाज नहीं। थर्ड स्टोरी में बताया गया कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और फोर्थ स्टोरी में बताया गया कि सक्सेस को खुद पर हावी ना होने दें। अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $5 लाख और कमाई के बारे में किसी को नहीं पता। टाइटल के बावजूद भी पूरी मूवी में खून की एक बूंद भी नहीं दिखी। पॉल का रोल पहले विंसेंट प्राइस को ऑफर हुआ था, लेकिन किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो ये रोल नहीं कर पाए।
पीटर कुशिंग इस मूवी में काम करना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें अपनी बीमार वाइफ के साथ रहना था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ऐसा नहीं हो पाया और फिल्म के रिलीज होने से पहले ही उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी और इसी फिल्म की वजह से वो उनके साथ नहीं रह पाए। डायरेक्टर चाहते थे कि इसका टाइटल हो डेथ एंड द मेडन, लेकिन प्रोड्यूसर ने इसका नाम रखा द हाउस दैट ड्रिप ब्लड और ये पीटर डफल की पहली थिएट्रिकल मूवी थी। वो एक टीवी डायरेक्टर थे। नकली क्लॉक पर जो नाम लिखा था वो उस स्टूडियो का है जहाँ ये मूवी शूट हुई थी। चार्ल्स के कैरेक्टर को एक यंग आदमी बताया गया था जबकि उसे प्ले करने वाले एक्टर की एज थी 47। रिचर्ड यानी कि टॉम एडम्स की सिर्फ 7 ही लाइन्स थी। एलिस और रिचर्ड का रोल करने वाले एक्टर्स जोआना डनहम और टॉम एडम्स की डेथ में सिर्फ 3 हफ्तों का ही फासला था। क्रिस्टोफर ली हाईएस्ट पेड एक्टर थे जबकि उनका रोल भी बहुत छोटा था और वो 46 मिनट्स बाद फिल्म में नजर आए। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना और साथ ही कमेंट करके अपनी फेवरेट स्टोरी भी बता दो। आप एक से ज्यादा भी चुन सकते हो। जल्दी आप तक और भी अमेरिकन एंथोलॉजीज आएंगी, तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन भी कार्डा की तरह आपके पास आ सके और आपकी हालत पॉल जैसी ना हो। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक्स हैं जिनके थ्रू आप और कनेक्टेड रह सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।